वेलकम बैक टू द चैनल। जब भी कोई ऑफेंस होता है तो दो तरीके के फैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें, एक फिजिकल फैक्ट और एक साइकोलॉजिकल फैक्ट। और जब ये दोनों फैक्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं या रिलेवेंट होते हैं तो कौन से फैक्ट्स रिलेवेंट होते हैं उसी को डिस्कस करता है सेक्शन 12 ऑफ भारतीय साक्षी अधिनियम। और ये पहले सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट था। सेक्शन 12 रीड्स एज facts showing the existence of any state of mind such as intention, knowledge, good faith, negligence, rashness, ill will or goodwill towards any particular person, or showing the existence of any state of body or bodily feeling are relevant when the existence of any such state of mind or body or bodily feeling is an issue or relevant fact। तो फैक्ट्स जो किसी भी मेंटल स्टेट जैसे कि इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल या गुडविल को दिखाते हैं या फिर बॉडी या बॉडली फीलिंग के स्टेट को दिखाते हैं, ऐसे फैक्ट रिलेवेंट होते हैं जब किसी भी मेंटल स्टेट या बॉडी की स्टेट का एग्जिस्टेंस इशू में हो या रिलेवेंट हो। तो सेक्शन 12 दो तरीके के फैक्ट्स की बात कर रहा है। फर्स्ट साइकोलॉजिकल फैक्ट्स और दूसरा क्लॉज बात करता है आपका फिजिकल फैक्ट की। फिजिकल फैक्ट वो होते हैं जो हम अपने 5 सेंसेस के द्वारा टच, फील, सेंस कर सकते हैं, और साइकोलॉजिकल फैक्ट होते हैं जो हमारे माइंड में होते हैं जैसे इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ एटसेट्रा, जो कि सेक्शन में दिए गए हैं। आगे हम एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ते हैं जो बोलती है अ फैक्ट रिलेवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो दैट द स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट नॉट जनरली बट इन रेफरेंस टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो अगर कोई फैक्ट किसी रिलेवेंट मेंटल स्टेट को दिखाता है तो ये भी शो करना जरूरी है कि वो मेंटल स्टेट जनरल मेंटल स्टेट नहीं है बल्कि पर्टिकुलर मैटर के कॉन्टेक्स्ट में ही है जो कि इशू में है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 2, बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस the previous commission by the accused of an offence relevant within the meaning of this section, the previous conviction of such person shall also be a relevant fact। तो एक्सप्लेनेशन 2 बताती है कि अगर एक पर्सन का ट्रायल चल रहा है किसी ऑफेंस के लिए और इस ट्रायल में ये रिलेवेंट हो जाता है कि उसी पर्सन ने पहले भी कोई ऑफेंस करा था और उस पहले ऑफेंस को करने की वजह से उसको कन्विक्शन हुई थी, तो ये फैक्ट भी रिलेवेंट हो जाता है कि उसको पहले भी कन्विक्शन हो रखी है। हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पढ़ेंगे कि क्रिमिनल केसेस में अगर आपका प्रीवियस बैड कंडक्ट है तो वो रिलेवेंट हो जाता है। इलस्ट्रेशन ए, accused of receiving stolen goods knowing them to be stolen, it is proved that he was in possession of a particular stolen article। The fact that at the same time he was in possession of many other stolen articles is relevant as tending to show that he knew each and all of the articles of which he was in possession to be stolen। इलस्ट्रेशन ए बताता है कि ए पर चार्ज है कि उसने चोरी की गई चीजें अपने पास रखी, ये जानते हुए कि वो चीजें चोरी की हैं, और ये प्रूव हो जाता है कि जिस एक पर्टिकुलर आर्टिकल को पुलिस ढूंढ रही थी वो ए के पास मिल। अब ये फैक्ट कि उस टाइम पर ए के पास और भी चुराई हुई चीजें रखी हुई थी, ये फैक्ट रिलेवेंट हो जाता है क्योंकि ये फैक्ट दिखा रहा है कि ए जो है ये पता होने के बाद भी कि जो चीजें उसके पास आ रही हैं वो चोरी की हैं वो अपने पास रखता है, तो ये फैक्ट रिलेवेंट हो जाता है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बी says A is accused of fraudulently delivering to another person a counterfeit currency which at the time when he delivered it he knew to be counterfeit। The fact that at the time of its delivery A was possessed of a number of other pieces of counterfeit currency is relevant। The fact that A had been convicted of delivering to another person as genuine a counterfeit currency knowing it to be counterfeit is relevant। तो इलस्ट्रेशन बी बताता है कि ए के ऊपर इल्जाम है कि उसने दूसरे किसी व्यक्ति को एक फेक करेंसी फ्रॉडेंटली डिलीवर कर दी जबकि उसको पता था कि ये जो फेक करेंसी वो दे रहा है ये रियल नहीं है। तो ये फैक्ट कि जब उसने डिलीवर की तब उसके पास और भी बहुत सारी फेक करेंसीज थी, ये रिलेवेंट फैक्ट है। और ये भी रिलेवेंट है कि ए पहले भी इसीलिए कन्विक्टेड था क्योंकि उसने दूसरे व्यक्ति को असली बोल के फेक करेंसी डिलीवर करी हुई है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन सी देखते हैं जहां पर ए सूज बी फॉर डैमेज डन बाय अ डॉग ऑफ बी, मतलब बी के बाद बी के पास एक भयंकर कुत्ता है, फेरोशियस कुत्ता है, और उस कुत्ते ने कुछ डैमेज कर दिया ए को। द फैक्ट दैट द डॉग हैड प्रीवियसली बीटन एक्स वाई जेड एंड दैट दे मेड कंप्लेंट्स टू बी आर रिलेवेंट। सो इलस्ट्रेशन बी बताती है कि ए ने बी के ऊपर केस किया क्योंकि उसके डॉग की वजह से ए को डैमेज हुआ, जबकि बी को ये पता था कि बी का जो डॉग है वो फेरोशियस है, भयंकर डॉग है। ये फैक्ट कि डॉग ने पहले एक्स वाई और जेड को भी काटा हुआ है और एक्स वाई जेड ने बी को कंप्लेंट करी हुई में, ये फैक्ट रिलेवेंट है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन डी बात कर दी है द क्वेश्चन इज वेदर ए
The acceptor of a bill of exchange knew that the name of the payee was fictitious. The fact that A had accepted other bills drawn in the same manner before they could have been transmitted to him by the payee, if the payee had been a real person, is relevant as showing that A knew that the payee was a fictitious person. इलस्ट्रेशन डी में सवाल है कि जिसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया है, क्या उसको पता था कि जिससे वो एक्सेप्ट कर रहा है वो एक अनरियल पर्सन है, फिक्टिशियस पर्सन है। तो ये फैक्ट रिलेवेंट है कि ए ने पहले भी ऐसे और भी बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किए भी गए हैं सेम मैनर में, जबकि उसको पता था कि जो देने वाला है वो अनरियल पर्सन है, वो फिक्टिशियस पर्सन है। तो ये रिलेवेंट हो जाता है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ई बात करती है, ए इज एक्यूज्ड ऑफ डिफेमिंग बी by publishing an imputation intended to harm the reputation of B. Fact of previous publications by A respecting B showing ill will on the part of A towards B is relevant as proving A's intention to harm B's reputation by the particular publication in question. The facts that there was no previous quarrel between A and B and that A repeated the matter complained of as he heard it are relevant as showing that A did not intend to harm the reputation of B. तो इलस्ट्रेशन ई बताता है कि ए पर इल्जाम है कि उसने बी को डिफेम करने के इरादे से कुछ पब्लिश किया है। ये फैक्ट कि ए ने पहले भी बी के बारे में कुछ पब्लिश किया था जो ए का बी के प्रति इलविल को दिखाता है, बैड इंटेंशन को दिखाता है। तो ये फैक्ट रिलेवेंट है कि ए की पहले भी बैड इंटेंशन थी टुवर्ड्स बी, क्योंकि ये प्रूव करता है कि ए का इरादा बी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने का था। पर अगर फैक्ट्स की ए और बी के बीच में पहले कोई झगड़ा था ही नहीं और ए ने जो मैटर कंप्लेन किया था वो उसने जैसा सुना था वैसा ही रिपीट किया, ये रिलीवेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि ए का इरादा बी की रेपुटेशन को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने का नहीं है। जो उसने सुना है, जो सच्चाई उसने सुनी है, उसने उसी को ही पब्लिश करा है। तो ये भी रिलेवेंट हो जाता है। सो इलस्ट्रेशन एफ बोलता है कि बी ने ए पर केस किया फ्रॉडेंटली रिप्रेजेंट करने के लिए कि सी सॉल्वेंट है, जिसके कारण बी ने ट्रस्ट किया सी पर जो कि इनसॉल्वेंट था और इस वजह से बी को नुकसान हो गया। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो डिफेंस में हैं ए के। तो ये फैक्ट कि जब ए ने रिप्रेजेंट किया कि सी सॉल्वेंट था, उस टाइम पे सी के जितने पड़ोसी थे या उससे जितने भी लोग डील कर रहे थे वो सी को सॉल्वेंट ही मान रहे थे। ये फैक्ट रिलीवेंट है क्योंकि ये फैक्ट दिखाता है कि ए ने रिप्रेजेंटेशन गुड फेथ में की थी, ना कि बी को नुकसान पहुंचाने। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जी, A is sued by B for the price of work done by B upon a house of which A is owner. By the order of C, a contractor, A's defense is that B's contract was with C. The fact that A paid C for the work in question is relevant as proving that A did in good faith make over to C the management of the work in question so that C was in a position to contract with B on C's own account and not as एजेंट फॉर ए। तो इलस्ट्रेशन जी बताता है कि सी एक कॉन्ट्रैक्टर है, उस अपने एक लेबर से काम करवाया ए के घर पे। ए ने पैसे नहीं दिए बी को और बी ने केस कर दिया ए के ऊपर कि भाई आपने मुझसे काम करवाया और आपने मुझे पैसे नहीं दिए। ए का डिफेंस ये है कि बी का कॉन्ट्रैक्ट सी के साथ था। ये फैक्ट रिलीवेंट है कि ए ने जो है कॉन्ट्रैक्टर को उस काम के लिए पेमेंट कर दी थी, क्योंकि ये प्रूव करता है कि ए ने गुड फेथ में सी को वर्क का मैनेजमेंट दे दिया था ताकि सी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपने लेबर बी के साथ अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कर सके, ना कि ए के एजेंट के रूप में, क्योंकि ए ने पेमेंट ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर को कर दिया। अब सी और बी के बीच में जो बात होगी वो दोनों जाने। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन एच, A is accused of the dishonest misappropriation of property which he had found, and the question is whether when he appropriated it, he believed in good faith that the real owner could not be found. The fact that public notice of the loss of the property had been given in the place where A was present, as showing that A did not in good faith believe that the real owner of the property could not be found. The fact that A knew or had reason to believe that the notice was given fraudulently by C, who had heard of the loss of the property and wished to set up a false claim to it, is relevant as showing that the fact that A knew of the notice did not disapprove A's good faith. तो इलस्ट्रेशन H बताता है कि
ए पर इल्जाम है कि उसने डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन किया एक प्रॉपर्टी का जो उसे पाई थी। मतलब उसको रोड पे कोई प्रॉपर्टी मिली होगी, सोने की घड़ी या सोने की चैन समथिंग, और उसने उसको अपने पास रख लिया। तो सवाल ये है कि यार जब उसने उस चीज को उठाकर अपना बना लिया, क्या उसने गुड फेथ में ये बिलीव किया कि जो इसका रियल ओनर है वो मिल नहीं सकता? तो ये फैक्ट कि जहां पर ए था उस जगह पर प्रॉपर्टी के लॉस होने का पब्लिक नोटिस दिया गया था। मतलब वहां पे पब्लिक नोटिस दे रखा था कि किसी की वॉच या सोने की चैन खो गई है और जिसको मिले वो वापस कर दे। तो ये फैक्ट रिलेवेंट है कि उस जगह पे पब्लिक नोटिस दिया गया था, क्योंकि ये दिखाता है कि ए ने गुड फेथ में ये बिलीव नहीं किया था कि रियल ऑनर मिल नहीं सकता, क्योंकि पब्लिक नोटिस में बता रखा था कि किसकी प्रॉपर्टी है उसको वापस कर दे, पर ए ने क्या करा, उस चीज को उठा के अपने पास रख लिया। नाउ ये फैक्ट कि ए जानता था या उसने उसके पास रीजन था ये बिलीव करने का कि नोटिस जो है वो फ्रॉडेंटली दिया गया है एक पर्सन सी के द्वारा, जिसको प्रॉपर्टी के खोने के बारे में पता था, और वो अब इस खोई भी प्रॉपर्टी पर फॉल्स क्लेम मतलब झूठा क्लेम डालना चाहता था कि ये प्रॉपर्टी उसकी है, जबकि वो प्रॉपर्टी उसकी थी ही नहीं, किसी और की है। क्योंकि ये फैक्ट भी दिखाता है कि ए का नोटिस के बारे में जानना ए के गुड फेथ को डिस्प्रूव नहीं करता है। मतलब ए को ये तो पता चल गया था कि किसी की प्रॉपर्टी खोई है, पर ए को ये भी पता था जो जिसने नोटिस पब्लिश करा है वहां पर पब्लिक करा है वो प्रॉपर्टी उसकी भी नहीं है, वो प्रॉपर्टी किसी और पर्सन की है जो दिल्ली में रहता है। तो ये ए के अगर ए का ये कहना है कि उसने गुड फेथ में उस प्रॉपर्टी को उठाया तो वो सही कह रहा है, वो झूठ नहीं कह रहा है, क्योंकि उसको ये पता था जिसने पब्लिक नोटिस दिया है वो पर्सन कोई और है और जिसकी ये सामान खोई है वो कोई और है। इलस्ट्रेशन आई, A is charged with shooting at B with intent to kill him. In order to show A's intent, the fact of A's having previously shot at B may be proved. तो इलस्ट्रेशन आई में A पर इल्जाम है कि उसने B को मारने के लिए गोली चलाई। तो अगर ये साबित हो जाए कि A ने पहले भी B पर गोली चलाई थी तो ये फैक्ट रिलेवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन J is A is charged with sending threatening letters to B, मतलब धमकी भरे हुए लेटर्स भेजे B को। Threatening letters previously sent by A to B may be proved as showing the intention of the letters. तो इलस्ट्रेशन जे में A के ऊपर इल्जाम है कि उसने B को धमकी भरे हुए लेटर्स पहले भी A ने B को जो धमकी भरे हुए लेटर्स भेजे थे वो प्रूव किए जा सकते हैं इन लेटर्स से, क्योंकि ये लेटर्स दिखाते हैं कि इंटेंशन क्या थी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के, द क्वेश्चन इज whether A has been guilty of cruelty towards B, his wife. Expressions of their feeling towards each other shortly before or after the alleged cruelty are relevant facts. तो इलस्ट्रेशन के में सवाल है कि क्या A ने अपनी पत्नी के ऊपर क्रूएल्टी कमिट करी है? तो क्रूएल्टी होने से पहले और बाद में पति पत्नी की आपस में फीलिंग्स रिलेवेंट है, क्योंकि ये फीलिंग शो करेंगी कि A और B के बीच में कैसे संबंध थे। Next illustration L. The question is whether A's death was caused by poison. Statements made by A during his illness as to his symptoms are relevant facts. सवाल ये है कि क्या A की मौत जहर से हुई थी? ये कि A ने अपनी बीमारी के दौरान अपने सिम्टम्स के जो स्टेटमेंट्स दिए हुए थे वो रिलेवेंट फैक्ट्स हैं कि किस किस को सिम्टम्स के बारे में पता था, ये रिलेवेंट फैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि जिसको सिम्टम्स के बारे में पता था तो वो ही ए को जहर देके मारने के काबिल था। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन एम, द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द स्टेट ऑफ एज हेल्थ एट द टाइम व्हेन एन एश्योरेंस ऑन हिज लाइफ वाज अफेक्टेड। स्टेटमेंट्स मेड बाय ए टू द स्टेट ऑफ हिज हेल्थ एट और नियर द टाइम इन क्वेश्चन आर रिलेवेंट फैक्ट्स। तो सवाल ये है कि जब ए ने लाइफ का इंश्योरेंस लिया उस वक्त ए की हेल्थ की क्या स्टेट थी? तो ए ने अपनी स्टेट के बारे में जो भी स्टेटमेंट्स दिए उस वक्त जब उसने लाइफ इंश्योरेंस लिया या उसके आसपास जो स्टेटमेंट्स दिए वो सारे रिलेवेंट फैक्ट हैं, क्योंकि वो दिखाते हैं कि ए ने अपनी लाइफ के बारे में अपनी हेल्थ के बारे में क्या क्या बताया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन एन, ए चूज बी फॉर नेग्लिजेंस इन प्रोवाइडिंग हिम विद अ कार फॉर हायर नॉट रीजनेबली फिट फॉर यूज वेयर बाय ए वॉज इंजर्ड। द फैक्ट दैट बीज अटेंशन वॉज ड्रॉन on the other occasions to the defect of that particular car is relevant. The fact that B was habitually negligent about the cars which he led to hire is। तो illustration N कहती है कि A ने B के ऊपर केस कर दिया नेग्लिजेंस का
क्योंकि बी ने उस ए को ऐसी कार दे दी जो कि रीजनेबली फिट नहीं थी और जिसके कारण ए को चोट लग गई। तो ये फैक्ट कि पहले भी बी को उस पर्टिकुलर कार के डिफेक्ट के बारे में बताया गया था, उसका ध्यान वहां पर ले जाया गया था, ये फैक्ट रिलेवेंट है। और ये फैक्ट कि बी हैबिचुअली नेग्लिजेंट है उन कार्स के बारे में जो वो भाड़े पे देता है, ये रिलेवेंट फैक्ट है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 4, where A is tried for the murder of B by intentionally shooting him dead. The fact that A on other occasions shot at B is relevant as showing his intention to shoot B. The fact that A was in the habit of shooting at people with intent to murder them is irrelevant. तो A पर B के मर्डर के ट्रायल हो रहा है क्योंकि उसने जानबूझकर B को गोली मारकर मार दिया। ये फैक्ट कि A ने पहले भी B पर गोली चलाई हुई है, ये रिलेवेंट फैक्ट है क्योंकि ये दिखाता है कि उसका इरादा बी को गोली मार के जान से मारने का था। और ये फैक्ट कि ए की आदत है कि वो लोगों पर गोलियां चलाता रहता है ताकि वो उनको जान से मारते, ये इररिलेवेंट है पर्टिकुलर फैक्ट में। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पी, ए इज ट्राइड फॉर अ क्राइम। The fact that he had said something indicating an intention to commit that particular crime is relevant. The fact that he said something indicating a general disposition to commit crimes of that class is irrelevant. तो ए पर एक क्राइम का ट्रायल चल रहा है, ये फैक्ट कि उसने कुछ ऐसा कहा जो उस पर्टिकुलर क्राइम को कमिट करने का इरादा दिखाता है, तो ये रिलेवेंट है। और ये फैक्ट कि उसने कुछ ऐसा कहा जो उस तरीके के और क्राइम्स को कमिट करने का एक जनरल डिस्पोजिशन दिखाता है, तो ये इररिलेवेंट है।